बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोरोना से बचने की पूरी अपनी जो हिफाजती तदाबीर है वो इख्तियार कर रहे होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तादाद है वो तकरीबन 5508 हो चुकी है। तादाद बढ़ती चली जा रही है और इसमें से जो रिकवर हुए हैं वो 1126 है, जबकि डेथ्स जो हैं वो 94 हैं। तो अगर देखा जाए तो जाहिर है कि ये कोरोना वायरस की जो वबा है ये पीक पे जाती है और फिर नीचे जाना शुरू होती है। तो एक तरह से अल्लाह का शुक्र है कि अभी उस तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है और एहतियात से ही आप बच सकते हैं। दूसरी तरफ आज अगर हम बात करें, क्योंकि लॉकडाउन का फैसला होना था और उसके ऊपर कल अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है बाकायदा फैसला कर लेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज भी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और तमाम जो सूबाई जो वज़राए आला थे वो भी थे इस कमेटी के अंदर। आर्मी चीफ भी थे। वज़ीर आज़म की सरबराही में ये इजलास हुआ था जिसमें कि अब ये फैसला किया गया है कि लॉकडाउन को की तौसीक़ करने या ना करने के बारे में या उसको नरम करने के बारे में कल दोबारा मीटिंग होगी और उसके अंदर बाकायदा फैसले किए जाएंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समाअत हुई है और ये पहला अज़खुद नोटिस है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर इजहार ब्राह्मी भी किया है और उन्होंने ये भी फरमाया, मैं पढ़ के सुनाई देती हूँ जो उन्होंने आज अहम बातें की हैं, जो अहम रिमार्क्स दिए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुशीर सेहत किस हद तक शफाफ हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़फ़र मिर्ज़ा के खिलाफ क्या तहकीकात हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल पूछा। एक शहरी ने FIA में दरखास्त दी है कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर तिब्बी सामान चीन भिजवाया है। अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब दिया और इन्फॉर्म किया कि FIA में एक दरखास्त आई है जिसमें कि यह बताया गया कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर सामान जो है तिब्बी सामान वो भेजा है। अदालत के साबका हुक्म में उठाए गए सवालात के जवाबात सामने नहीं आए। ज़फ़र मिर्ज़ा ने अदालती हिदायत पर अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, आज उन्हें हटाने का हुक्म देंगे चीफ जस्टिस साहब। वज़रा और मुशीरों की फौज दर फौज है मगर काम कुछ नहीं। मुशीरों को वफाकी वज़रा का दर्जा दे दिया, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत की इस ऑब्जर्वेशन से नुकसान होगा, अटॉर्नी जनरल ने फरमाया। अदालत रिमार्क्स देने में एहतियात बरत रही है। चीफ जस्टिस इतनी बड़ी काबीना के होने के बावजूद कोरोना वायरस से निपटने के लिए तसल्ली बख्श इंतजामात नहीं किए जा रहे। मुशीरान और मावनीन वफाकी वज़रा पर हावी होते नजर आते हैं। ये क्या हो रहा है कि वफाकी काबीना के भी फोकल पर्सन्स रखे गए हैं। इन हालात को देखते हुए वजीर आजम की काबीना गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स। इतनी बड़ी काबीना का मतलब यह है कि वजीर आजम कुछ भी नहीं जानते। पहली बार पाकिस्तान को ईमानदार वजीर आजम मिला है। पाकिस्तान के पास यह आखिरी मौका है, बेहतरी ना आई तो ना जाने क्या होगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। वजीर आजम की ईमानदारी पर कोई शुबा नहीं। वजीर आजम के पास सलाहियत है कि काम के 10 बंदों का इंतखाब कर सके, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। और फिर वो उन्होंने फरमाया कि जरा सी मुश्किल आते ही इधर का मोहरा उधर और उधर का मोहरा इधर लगा दिया जाता है। शायद ये मालूम नहीं कि अगला मोहरा पहले ही लगाए जाने के लिए तैयार बैठा है। दुनिया के मुतअद्दिद मुमालिक इस बीमारी से निपटने के लिए कानून साजी उन्होंने कर रखी है। यहाँ पार्लिमान का इजलास भी नहीं हो रहा। पार्लिमान के अरकान ऐवानों में आने से घबरा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत अपने अपने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। हर सियासतदान अपने बारे में अलग अलग बयानात दे रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को पार्लिमान का इजलास बुलाने का क्या डर है? सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान का इजलास बुलाने के बारे में कोई हिदायत नहीं दे सकती। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हमने आज की जो कार्रवाई थी, खुद नोटिस था पहला, उसके हमने आपके सामने रखे। इससे पहले वजीर आला सिंध ने एक चार्जशीट वफाकी हुकूमत के खिलाफ उनके सामने भी रखी और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी लॉकडाउन होगा उसका फैसला सरकार पे छोड़ते हैं, वफाकी हुकूमत पे छोड़ते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर जो है वो उन्होंने अपनी गुजारिशात रखी। ये याद रहे कि इससे पहले वफाकी वजीर जनाब फैसल वावडा साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे कि सिंध और वफाक के दरमियान इख्तलाफात बढ़े और एक तरह से एक फासले जो है वो नजर आए हैं। क्या कहा है वावडा साहब ने, मैं जरा आपको वो सुनवाई देती हूं और फिर वजीर आला सिंध ने जो दरखास्त की है कि इत्तफाक राय पैदा किया जाए, क्या इत्तफाक राय पैदा हो सकता है या नहीं सूरत हाल में। पहले वावडा साहब का स्टेटमेंट सुनिएगा। कि ड्रामेबाजी बंद करें ना। सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जी 7 लाख आदमियों को हम बंद कर देंगे। 7 आदमियों को तो बंद नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहली इनकॉम्पिटेंस की वजह से
اس وبا کو بچانے اور ختم کرنے کے بجائے اس کو سب سے زیادہ پھیلانے میں آگے ہے. آج کے دن سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ وفاقی وزیر جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس کا جواب پھر آج صبح پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی دیا ہے، جس سے کہ ایک طرح سے نرمی گرمی نظر آتی ہے وفاق اور سندھ کے درمیان. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. جلدی سے سنوا دیتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. مجھے اس وقت جتنی گالیاں دینی ہے دل کھول کے دو، لیکن صحیح سمت میں تو چلو، ایک سمت میں تو چلو سارے. اگر آپ نے کیش ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو آپ نے نمبر آف آؤٹ لیٹس اتنے بڑھا دینے کہ رش نہ ہو. نہیں تو پھر یہ لاک ڈاؤن، مطلب یہ کیش کیوں ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ ہو کہیں. اور اگر کیش ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر دو تو لاک ڈاؤن ختم کر دو یار، بات ہی ختم. اگر ہماری وجہ سے یہ دیہاتوں میں پھیل گیا ہے اس برکت کی وجہ سے، ہم کہاں سے سنبھالیں گے؟ کنسرن صرف یہ ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پہ ہوئے جب سارے، وہ تب ہوئے جب انفارچونیٹ آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ ہوا. ہمیں لاشیں دیکھنی پڑی اپنے پیارے بچوں کی بفور وی گوٹ آن ون پیج. کیا ہم اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم لاشیں دیکھیں اور اس کے بعد ایک پیج پہ آئیں؟ جی تو اب کیا لاشوں کا انتظار ہے کہ ایک پیج پہ آئے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ ہیں جو کہ پارلیمانی سیکٹری ہیں اس وقت قانون اور انصاف کی. بہت شکریہ. اور جناب سعید غنی صاحب صوبائی وزیر تعلیم ہمیں جوائن کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور میں جلدی سے سب سے پہلے آپ کے پاس مریم آ رہی ہوں. آپ بتائیے کہ کیا قومی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آسما میں یہ کہوں گی کہ اگر اس ملک میں کوئی نیشنل کوہیژن یا آپس میں ایک ایسی اسٹریٹجی جس میں انٹیگریٹڈ ہو، پورا وفاق اور وفاق کی اکائیاں ایک پیج پر ہوں، وہ صرف وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے اور وہی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تسلسل دیکھیں کہ وزیر اعظم جب بھی اس طرح کی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بالکل ہدایت ہے کہ کرونا کے اوپر نہ کسی قسم کی سیاست کرنی ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی سیاسی ریمارک. اس وقت جب پاکستان کی عوام ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جو بہت ہی مشکل ہے، کٹھن ہے، کڑا وقت ہے، تو نہیں کرنی. لیکن جو نشاندہی ہے وہ ہمارا ایز اپوزیشن آئینی فرض بھی ہے اور یہ ہمارا پارلیمانی فریضہ بھی ہے. تو جب بھی آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے ایک بہت اچھی کاوش کی، ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی جس کا ہم نے کہا بعد میں کہ اس کو ایک مانیٹرنگ کمیٹی کا درجہ دے دیا جائے. اس میں وزیر اعظم نے اپنی بات کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے. وہاں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، وہاں بلاول صاحب بھی موجود تھے. لیکن پھر بھی دونوں جماعتوں کے جو ہیڈز تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا جو فریضہ ہے پاکستان کی عوام کی طرف وہ بالکل الگ ہے اس بات سے کہ وزیر اعظم اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے. تو اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہمارے تمام جو باقی ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ وہاں موجود تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو آواز ہے اس کی کمی رہی آج تک. ابھی آپ نے سندھ کے سی ایم کی جو پریس کانفرنس، آج میں نے پوری پریس کانفرنس آسما سنی، اور کل فیصل واڈا صاحب نے جو باتیں کی میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. اور آج جو وفاقی وزیر اطلاعات نے بات کی کہ اگر سندھ کے سی ایم کو کوئی تحفظات تھے تو وہ کمیٹی میں پیش کرتے. یہی ہدایت وزیر اعظم اپنے وزراء کو کر سکتے ہیں. آج مراد سعید صاحب نے بھی بیان دیا کہ آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے، جو بھی وزراء کی کسی قسم کی کوئی بھی بات ہے، وہ آپ کابینہ میں کریں اور پھر پرائم منسٹر اس کو کمیونیکیٹ کرے جہاں وہ وزیر اعلیٰ اس کوارڈینیشن کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب تک وزیر اعظم نہیں چاہیں گے نہ یہ ام آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی عوام پہ آ رہے ہیں. دوسری آپ نے بات کی، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آسما کے جو ہم آہنگی ہے اس وقت جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذمہ داری کا اس وقت مظاہرہ کر رہی ہیں، اور میں تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جب شہباز شریف صاحب واپس آئے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. آپ پوری پریس کانفرنس اپنے ٹاک شو میں چلائیں، ایک بھی ایسی بات نہیں تھی جو سیاست کے اوپر مبنی ہو.
सारी तजावीज़ थी, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से ली, उन्होंने एग्रीकल्चरलिस्ट से ली, उन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत करके हुकूमत को तजावीज़ दी डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या इक़दाम करने की। यानी अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, आप कह रही हैं अपोजिशन लीडर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ आखिरी कमेंट दूंगी इस बारे में और फिर सुप्रीम कोर्ट पे आऊंगी बहुत ही मुख्तसरन। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर्स को तिब्बी किट्स और हिफाजती किट्स, शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान में सारे प्रोविंसेस को बिला तफरीक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को पहुंचाई। आज सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उस ऑब्जर्वेशंस की जो निशानदही है वो ऑपोजिशन 2-2.5 महीने से और 18 माह से कर रही है कि आप इस जॉब्स के ऊपर उन लोगों को लगाएं जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीजों में माशी आप हालत देखें 18 महीने में क्या हो गई और फिर आज कोरोना में उसकी क्या हुई। फिर आपने ऐसे शख्स को लगा दिया जो कि ताफ्तान के बॉर्डर पे जिस किस्म की क्रिमिनलिटी हुई और खुद पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि 78% कोरोना पाकिस्तान में उस ईरान के बॉर्डर से जो लोग आए बगैर उसकी टेस्टिंग के, क्वारंटीन के, उसकी वजह से फैला। 5% जो है वो फैला पाकिस्तान के अंदर मकामी लोगों से और 13% इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो एयरपोर्ट्स पे लोग आए। ज़ाहिर नेग्लिजेंस हुई उसके अंदर और उसी को आज पॉइंट आउट किया सईद गनी साहब। क्या बिल्कुल मरियम, बिल्कुल आपने ये जो पॉइंट आउट को अगर रोका जा सकता तो आज 78% कोरोना पाकिस्तान नहीं होता, फैलने से रुक सकता था। अच्छा वैसे ये देखिए ठीक बात है, लेकिन सईद गनी साहब आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि सिंध जो है वो अपनी बात वफाक को कम्युनिकेट करने में नाकाम हो रहा है? जो वज़ीर आला सिंध ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इख्तलाफात इस वक्त भी मौजूद हैं वफाक और सिंध के दरमियान, जबकि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त कबूल की है कि कल हम दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे और लॉकडाउन का फैसला करेंगे वज़ीर आला की दरख्वास्त। जी आसमा, मैं आपको सिर्फ इतना याद कर रहा हूँ कि 26 फरवरी को पहला पेशेंट जो है वो आया था पाकिस्तान में, कराची में इत्तेफाक से पता चला कि कोई पेशेंट है, और आज जो है वो 13 अप्रैल है। तकरीबन 1.5 महीना जो है इस पूरे वाक़े को हो गया है। इन 1.5 महीनों में अगर आप पहला महीना देख लें या महीना, 1 महीने से भी ज़ायद कोई आयाम गुजरे होंगे उसको, मुझ समेत हमारे कई लोग जो टीवी पर भी आते हैं, हम हमेशा कहते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं और जो हम चीज़ कहते हैं वो हमारी बात मान ली जाती है। उस वक्त भी हमारे इश्यूज़ थे, हम सिर्फ इसलिए नहीं चाहते थे कोई चीज़ उठाना कि ये बात मुनासिब नहीं होती कि हम ये चाहें कि जी एक तरफ बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी ये है कि जी इस एक संगीन ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है हमारे मुल्क में, जब हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, जब एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, उस मौके पर हम वो बातें करें जिससे नाराज़गियाँ हों, जिससे कोई ऐसी सियासी झगड़े बढ़ जाएं। हमने बहुत, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा आगे जाकर बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने कभी गिला नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज़ें होती रहीं, मैं समझता हूँ कि वो इस बात को साबित कर रही थी कि हमारी जो तारीफ़ हो रही थी, शायद बहुत सारे आप जैसे लोग भी कर रहे थे, इंडिपेंडेंट लोग भी कर रहे थे, कुछ मौतरफ हो गए कि नहीं सवाए सिंध हुकूमत के और कहीं सीरियसली काम भी नहीं हो रहा, वो शायद कहीं नागवार गुजरी और वो बुरा लगा। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हर सूबे के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ हुई, अगर किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ नहीं हुई तो वो सिंध के सूबे के चीफ मिनिस्टर की तारीफ़ नहीं हुई। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर दी, उन्होंने समझा हम अच्छा काम नहीं कर रहे, हमारी तारीफ़ नहीं की। लेकिन जो इनके वुज़रा हैं, उन्होंने जो कुछ आकर यहाँ किया है, ये हमारी इस बात को साबित करता है। और ये बात मैंने 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी जी कि हमारी जो वाहवाह हुई है वो हमारा जुर्म है, हमारा जो प्रोएक्टिव रोल है वो हमारा गुनाह बन गया है और हमारी वाहवाह की ऐसी तैसी करने का काम शुरू हो गया है। और ये जितने वुज़रा आए, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय में ये वजीर आजम की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है सही जो कुछ उन्होंने किया है। तो आप ये समझ रहे हैं कि वजीर आजम ने वुज़रा को कहा, मैं अर्ज़ करूं एक मिनट, जी जी मैं एक अर्ज़ करूं आपसे जी, ये दोनों वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी और ये फैसल वाडो भी कराची से जीते हुए ना। 1.5 महीना हो गया सूबा सिंध के अंदर ये वबा फैली हुई है और लोग बेचारे परेशान हैं। ये एक दिन के लिए नहीं आए, 1.5 महीने में गए, एक दिन के लिए ना अपने हल्के में गए, ना ये मीडिया में आए, ना उन्होंने कोई बात की है, और अचानक से वो आते हैं और तहस नहस करना शुरू कर देते हैं हर चीज को, और मतलब बेबुनियाद बात। अच्छा, मैं मलिका से इसका जवाब ले लूं। आप एक एक एलिगेशन उठाएं, मैं आपको एक एक एलिगेशन का जवाब देता हूं, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, और बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ अजला की वैसे बात की है वो। अच्छा, मैं मलिका आप बताइएगा, क्योंकि एक तो आज चीफ जस्टिस साहब के बयानात हैं, रिमार्क्स हैं,
اور چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، مشیر جو ہے صحت کے، ان کے اوپر انہوں نے بہت سنگین، ظاہر ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں کافی سنگین ہیں، وہ بھی ہے، اور دوسری طرف سندھ کے ساتھ آپ کے اختلافات، یعنی وفاق کو تو جوڑنا ہے، وفاق تو وزیر جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے، یہ جوڑنے والی بات ہے کیا؟ جی آسمہ دیکھیں، میں اپنے دونوں کولیگز مریم صاحبہ اور سعید غنی صاحب کی بات کا جواب دوں گی، اور جو آپ نے سوال اٹھایا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کے ریمارکس کے بارے میں، اس کا بھی جواب دوں گی۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں آسمہ، آج بہت خوش آئین بات ہوئی ہے کہ جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی وفاق اور صوبہ فیصلہ کریں گے لاک ڈاؤن میں وہ یکجہتی سے ہوگا اور وہ ایک فیصلہ ہوگا۔ تو پہلے تو اچھی بات سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کریں، ایک قوم بن کر اس وبا سے لڑیں۔ ہم اپنی ذمہ داری سے واقف بھی ہیں اور ہم اس رول کو ادا بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 21 کیسز جب پاکستان کے اندر تھے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قومی رابطہ کمیٹی کا پہلا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے، پاکستان کی سول و عسکری قیادت بیٹھی، وہاں ایک مراسلہ جاری ہوا اور تواتر سے وہ میٹنگز ہوتی رہیں، اور یہ سب اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر فیصلوں کے ڈائریکشن جو سمت تھی اس کے اوپر اختلاف تھا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اندر، ہیلتھ کی صورتحال کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، تو وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے تھے، لیکن سارے فیصلے یکجہتی سے ہو رہے تھے اور مل کر ہو رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ، تو ہم اپنا رول پہلے دن سے ادا کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ رول کیسے ادا کرنا ہے اور ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر جو ہمارے رہنما ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر رہنما، ان کو کہا کہ دیکھیں یہ اس وبا سے کوئی بھی حکومت اکیلے نہیں لڑ سکتی، مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، ہم ایک قوم بن کر لڑیں گے، لیکن انہوں نے سنا نہیں ان کو، اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ انہوں نے سنا نہیں، نہ اپوزیشن لیڈر کو سنا، نہ بلاول بھٹو کو سنا۔ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ جی بالکل، لیکن انہوں نے ان کو ایڈریس بھی کیا اور ان کو ایک اچھا پازیٹیو میسج دیا۔ اب آ جائیے سندھ کے اوپر، دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے بیکاز سعید غنی صاحب ایک سینئر رہنما ہے، ان کی عزت بھی میں بہت کرتی ہوں، انفارچونیٹلی ان کا جو رویہ ہے، جو ان کی باتیں ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا آسمہ، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دیکھیں وفاق کی حکومت نے ان کے ساتھ قومی رابطہ کمیٹی کے اندر ہم آہنگی سے فیصلے کیے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ وفاق کی حکومت ان کی تعریف سے جیلس ہو رہی ہے یا ہمیں وہ صحیح نہیں لگا، آئی تھنک یہ غلط ہوگا اور آئی تھنک یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے ان کی طرف سے۔ دیکھیں یہ ساری ڈسکشن شروع کیوں ہوئی؟ دو ایشوز کے اوپر، ٹیسٹنگ کٹس اور دوسرا ایشو یوسیز اب یہ جو سیل کر رہے ہیں، یہ جو یوسیز اب سیل کر رہے ہیں، 11 یوسیز سیل کی، یہ ان کی ناقص، انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا، ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں آپ کو آسمہ، ہم نے یہ یوسیز پنجاب میں بھی سیل کی، کے پی میں بھی سیل کی، وفاق میں بھی سیل کی، تواتر سے کارکردگی تھی جو پنجاب میں آپ نے سیل کی، لیکن ہم نے یہ شور نہیں مچایا۔ نہیں مگر وہ کارکردگی کس کی تھی جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر یوسیز جو ہیں وہ بلاک کی گئی یا بند کی گئی؟ دیکھیں آسمہ، ہمارا پہلے سے فیصلہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہوگا، نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگے گی، لیکن ہم کرفیو نہیں لگائیں گے۔ جہاں جہاں کیسز سامنے آئیں گے، زیادہ کیسز سامنے آئیں گے، ہم ان جگہوں کو سیل کریں گے، لوگوں کو اشیاء فراہم کریں گے۔ سیل کرنے کا فیصلہ دیکھیے، سیل کرنے کا فیصلہ کے پی کے میں بھی ہوا، سیل کرنے کا فیصلہ پنجاب میں بھی ہوا، سیل کرنے کا فیصلہ بلوچستان کے اندر بھی ہوا اور آزاد جموں کشمیر اور جی بی میں بھی ہوا۔ تو پھر اگر سندھ کے اندر سیل کرنے کا فیصلہ ہوا تو وافدہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے جو بیانات ہیں، انہوں نے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھی بات کریں گے، اور جو دیگر معاملات خاص کر کے تعمیراتی سیکٹر کل کھل جائے گا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور کیا اب بھی وزیر اعظم قومی اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعید غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ کے حوالے سے کچھ کہ یوسیز بند کیے، اور جس طرح سے اتوار کے پورے دن ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر صرف سندھ ہی سندھ تھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور جو رکن اسمبلی ہیں وہاں کے اراکین ہیں وہ تو اس بارے میں بات کریں گے۔ دونوں کا تعلق کراچی سے، علی زیدی صاحب کا بھی، وافدہ صاحب کا بھی۔ نہیں، میں تو یہ تو گلہ کر رہا ہوں کہ کراچی سے تعلق ہے، لیکن پچھلے 1.5 مہینے میں جب سندھ کے لوگ مصیبت میں تھے یہ نہیں آئے وہاں پر، یہ پتہ نہیں کہاں پر غائب تھے،
लेकिन चलें, आ गए, उनको एहसास हो गया कि हमें जाना चाहिए कराची, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहाँ तक यूसीज की बात है, अभी मलाइका साहबा खुद बता रही थी कि लाहौर में भी इन्होंने किया है, केपी में भी इन्होंने किया है। अगर हमने कर लिया तो ये बुरा हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि हमारे करने में इनको क्या बुरा लगा है। और ये भी मैं बता दूं कि वो यूसीज पूरी की पूरी सील नहीं है। उन यूसीज के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर ये केसेस ज़्यादा बड़े हैं, इन 11 यूसीओं में 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हैं। और ये मैं आपको 2 दिन पहले की फिगर बता रहा हूँ। 26 जो हैं उसके अगले दिन आए, और उसके बाद शायद आज मजीद कुछ उसके अंदर शामिल हो गए होंगे। तो तकरीबन कोई 2.25 से ज़ायद अफराद इन 11 यूसीओं से हैं। अब अगर उन 11 यूसीओं में जो मुतासरा इलाके हैं उनको हम सील करके, उसका मकसद क्या होता है? जिस तरह हम लॉकडाउन करते हैं पूरे मुल्क में, वही मकसद होता है कि एक मखसूस इलाके को आप सील करें, और जो वायरस अगर उस मखसूस इलाके के अंदर है तो उसको बाहर ना निकलने दें, ताकि वो और लोगों को मुतासर ना करें। और वहाँ जितने लोग हैं उनकी एग्रेसिवली टेस्टिंग करें, डिसइंफेक्शन करें, वहाँ पर स्प्रेज करें, जाकर घरों को, गलियों को, सबको ठीक करें। एक तरीक़ेकार होता है। अब उस पर मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या गलती और ऐसा क्या जुर्म और ऐसा कौन सा गुनाह से हो गया कि यहाँ मतलब एक तूफान बर्पा हो गया कि 11 यूसी हमने को सील करके कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मगर सईद गनी साहब, आज भी देखिए ना, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो कारकर्दगी के ऊपर सिंध हुकूमत की, और ये भी कहा कि कोई ठोस वजह नहीं बताई गई इन 11 यूसीज को बंद करने की, सील करने की। देखिए, अब चीफ जस्टिस साहब ने आज पूछा है तो अब उनको वजह भी बता देंगे, लेकिन चूंकि पहले शायद ये ज़रूरी नहीं था कि हम चीफ जस्टिस साहब को जाके बताते कि यार 11 यूसी हम सील करने जा रहे हैं, हमने शायद गलती से कर दी, लेकिन वजह थी तो हमने की। जाकर बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आला करेंगे उनको क्या वजह थी, और अगर उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, उन्होंने हुक्म दे दिया कि खोल दो, तो हम खोल देंगे। अगर वो कह देंगे पूरा शहर खोल दो, पूरा सूबा खोल दो, तो हम वो भी खोल देंगे। हम तो अदालत पर के जो भी फैसले आएंगे, हमें अच्छे लगे ना लगे, हम उन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं और हम उसकी पाबंदी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं, और ख़ास तौर पर जिस किस्म के हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, इन हालात में अगर आप किसी स्पेशल असिस्टेंट को, जफ़र मिर्ज़ा साहब पे मेरे 10 इख्तलाफ हो सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद सेहत के वज़ीर हैं, मेरे उनसे 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस मौके पर अगर हम पूरी मशीनरी को बुला के अदालत में खड़ा कर देंगे और उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे, उनसे रिटन रिप्लाई लेना शुरू कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो काम हो रहा है वो ज्यादा मुतासिर होगा। इसमें गलतियां होंगी, इसमें कोताहियां होंगी, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। बिल्कुल, फेयर इनफ। मरियम, आप क्या कहती हैं? एक तरफ तो लॉकडाउन, कभी लॉकडाउन पे बहस शुरू हो जाती है, कभी किसी चीज़ के ऊपर बहस शुरू हो जाती है, अब भी फैसला कल किया जाएगा लॉकडाउन के हवाले से। इत्तफाक राय क्यों नहीं है? मतलब इस चीज़ के ऊपर भी अगर सिंध ने पहले कर दिया तो प्रॉब्लम, अगर बाद में करेंगे तो इशू। अब कल एक यकसा फैसले की तवक्को की जा सकती है आपको? वज़ीर आला सिंध ने तो कह दिया कि आप फैसला करें, हम अमल करेंगे। आसमा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इस बात पे कमेंट करने से पहले सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तान की कौम को बताना चाहूँगी कि इस वक्त वज़ीर सेहत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान साहब, इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इमरान साहब के कंधों पर आयद होती है। और दूसरी बात जो अभी मलाइका ने की, जो आपके सवाल का जवाब है कि मीटिंग्स कर लेना जो है, उसके जो मीटिंग के बाद उसका जो कंक्लूजन है, अगर वो हम आहंगी में ट्रांसलेट ना हो तो उस मीटिंग का मेरे ख्याल में जीरो उसका फायदा होता है, उसकी सिफर फायदा होगा। और जब तक वजीर आजम साहब का दिमाग, उनकी जो अकल है, इस बात की इजाजत नहीं देगी कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी और इज्तमाई और वफाक की अकाइयों के दरमियान हम नेशनल कोहेजन हो, ये नेशनल कोहेजन पैदा नहीं होगी। अब मलाइका ने ये कहा कि नाकिस कर कितनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सूबा सिंध, जब आप पूरी दुनिया उसको मॉडल के तौर पर, कोताहियां होंगी, आज सीएम सिंध ने कहा, पर आपने उनकी एक चेंजिंग स्ट्रेटजी है। और पंजाब के इलाके, कल लाहौर के वाहिद शहर में 8 इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। अब अगर आज मैं कहूँ कि ये नाकिस कारकर्दगी है, नहीं, ये नाकिस कारकर्दगी नहीं है, ये उनकी वबा के फैलने के साथ साथ एक चेंजिंग स्ट्रेटजी है। अगर नाकिस कारकर्दगी है, अगर दखलल और कंफ्यूजन है, तो वो वजीर आजम के दिमाग में है, क्योंकि आज तक क्लैरिटी एक आवाज से नहीं आई कि मुल्क के अंदर इज्तमाई लॉकडाउन होगा, ये इज्तमाई कर्फ्यू हो। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की ट्रांसलेशन से ही निकलते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये, बगैर किसी तनकीद किए हुए, ये हकायक है कि एक तो मुल्क के जो वजीर सेहत हैं वो इमरान साहब हैं, आगे आके अपनी जिम्मेदारी देखें।
डॉक्टर्स के सर फाड़े गए कोयटा में, सब पूरे पाकिस्तान ने देखा जब वो अपनी तिब्बी हिफाजती किट्स का मुतालबा कर रहे थे, और अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने उस पर कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन डॉक्टरों को किट्स पहुंचाई। ये है आज भी निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, मलिका आज भी कह रहे हैं कि 16 डॉक्टर्स खुद सिर्फ निश्तर हॉस्पिटल के अंदर वो कह रहे हैं कि वो कोरोना का शिकार हो गए हैं, तो सवाल तो उठेंगे। और आसमा, कोऑर्डिनेशन जी, एक और चीज आसमा देखिए कि आज मलाइका को इस बात का भी अफसोस करना चाहिए कि क्यों फैसल वाडा साहब और गुजरा इस वक्त सियासत कर रहे हैं, और इमरान साहब खुद ने कहा अपने लोगों को बैठ के पंजाब में लाइव टीवी के ऊपर कि टाइगर फोर्स रिलीफ फंड का जो पैसा है वो आप अपने हलकों में अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल जी मलिका इसका जवाब दीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जो इमरान साहब ने मीटिंग की उसमें मलाइका ने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि मैं मलाइका की भी इज्जत करती हूँ। जो इन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कहा अपोजिशन पार्टीज को मुझे आपकी जरूरत है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं की। आप उनका पूरा का पूरा बयान चलवाएं, अच्छी बातें करके हकायक हकायक पे मबनी बात होनी चाहिए, हकायक के बरतरफ। और दो तीन बातें क्विकली मैं फिर ब्रेक ले लूं। जी आसमान, दो तीन बातें मनफी सियासत किए बगैर दो तीन बातें करना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक बात है तनकीद की, जहां तक बात है सियासी स्टेटमेंट्स इशू करने की, हमारी तरफ से वज़ीर आला सिंध की तरफ से, सिंध के वजीरों की तरफ से, या मरियम औरंगजेब साहिबा खुद इनकी तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, देखें एक दो चीजें लेते हैं। पहला इशू है ज़ायरीन का इशू। मरियम औरंगजेब साहिबा एक पढ़ी लिखी खातून है, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रह चुकी हैं, आवाम के सामने हकायक पेश करने जानती हैं, ये जानती हैं कि ज़ायरीन के इशू के ऊपर, शिया ज़ायरीन के इशू के ऊपर, जो पाकिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी है, उसके ऊपर मनफी सियासत की गई है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अच्छा, आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, मैं बताती हूँ। देखिए क्योंकि मिसहैंडलिंग के ऊपर बात हुई है, मिसहैंडलिंग के ऊपर बात हुई है। अच्छा, वो लोग मैं ये नहीं चाहती कि वो लोग आए, ज़ायरीन ईरान के अंदर, ज़ायरीन ईरान के अंदर शॉर्ट वीजा के ऊपर थे। ठीक, बिल्कुल झूठ बोल रही है मलाइका। ज़ायरीन ईरान, अच्छा शॉर्ट वीजा के ऊपर, और आप बात करने का मौका देंगे तो बिल्कुल। मरियम साहिबा, आप अपनी के ऊपर प्लीज। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ मलिका, मैं ब्रेक के बाद फौरन आती हूँ। मेरा ख्याल है कि इस इशू के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। मिस हैंडलिंग के ऊपर जरूर सवाल है जो कि ज़ायरीन आए, लेकिन जो लोग अगर ये इशू उठा रहे थे कि वहां से लाए क्यों गए, तो वो पाकिस्तान के आईनी तौर पर शहरी हैं, हक है, और इस पर किसी ने इतराज नहीं किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कौमी इत्तफाक राय कैसे पैदा करना है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिका, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कौमी इत्तफाक राय के लिए, तो कौमी इत्तफाक राय जो है वो हुकूमत ने कैसे पैदा करेंगे? क्या बुलाएंगे सबको, दोबारा से इजलास करेंगे, अपोजिशन लीडर से बात करेंगे, बिलावल साहब को बुलाएंगे, कैसे करेंगे? जी आसमा, आप मुझसे सवाल जी आपसे जी आसमा, देखें जिस तरह आज जो कौमी राब्ता कमेटी है उसके अंदर जो फैसला हुआ है कि कल दोबारा ये मीटिंग होगी और सब सूबे मिलकर इसके ऊपर फैसला करेंगे कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, उसकी जो एक्सटेंशन है, उसके ऊपर हम एक वफाक और सूबे मिलकर फैसला करेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी बात है, और आई थिंक अच्छा होगा अगर वफाक और सूबे मिलकर इस कौमी इशू के ऊपर एक कौमी तरीके से लाएअमल तय करें। दूसरी बात यह है कि आसमा कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की बात है। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि वजीर आला सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कौमी राब्ता कमेटी के इजलास से जो चंद घंटों पहले की, इसकी टाइमिंग और इसके अंदर जो कंटेंट थी वो सही नहीं थी। देखिए, अगर आप इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आहंगी पैदा हो, तो फिर आप जाकर मीडिया के अंदर जाकर वफाक के बारे में बयानबाजी बहुत कम रह गया। क्यों मीडिया पे मीडिया क्यों बात की? ये भी सही नहीं है, जबकि 1 घंटा बाद इजलास था। आसमा, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हम पहले कर चुके थे। अच्छा, इनकी जो मीटिंग है उसकी इत्तला हमें बाद में मिली है, और जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा क्या है। अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, मुझे एक जुमला, एक लफ्ज बता दें
जिसमें उन्होंने अपना जो उनका स्टेटेड एक ओपिनियन है सिंध गवर्नमेंट का, उससे हटके कोई बात की हो। ठीक। यही कहा ना कि वजीर आजम साहब को कि भाई आप लीड करें, आप एक कंसेंसस बिल्ड करें, आप रहनुमाई करें, एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, आप फैसला करें, हम आपके पीछे चलेंगे, यही कहा है ना। इसमें बुरी बात क्या है? हाँ। अब अगर सिर्फ एक फर्क है, ये कहते हैं कि जी मईशत और रोजगार बड़ा जरूरी है, हम ये कहते हैं कि जान उससे ज्यादा जरूरी है। सही। पहले जान बचा लो, मईशत बिगड़ जाएगी, रोजगार चला जाएगा, उसको बाद में देख उसके लेंगे। बाद होगा। मरियम, और आप इन क्या हालात समझती में हैं? अल्लाह रहम करे, इन हालात में अल्लाह रहम करे, लाशों तक आपकी बात ना मईशत जाए। को भी नुकसान होना है, आपके रोजगार को भी नुकसान होना है। ठीक बात है। लेकिन मरियम, आप क्या एक समझती हैं? ऐसा सर, नुकसान जो कम से कम जाने बचाएं। बिल्कुल जाने बचानी चाहिए। मरियम, आप क्या समझती है कौमी इत्तेफाक राय के लिए आसमा, क्या मेरी करना? तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है इस बारे में, और मेरी बिल्कुल एक दो टोक बात है कि जब तक ये जिम्मेदारी इमरान साहब नहीं, जब तक उनका दिमाग जो है और उनकी अकल इस बात की इजाजत उनको नहीं देगी, ये आमहंगी मुल्क में पैदा नहीं हो सकती। और अफसोस तो उस वक्त भी होता है जब गुजरा आके गालियां देते हैं अपोजिशन को, बात नवाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं।